व्यास काशी रामनगर वाराणसी आज आपसे एक ऐसी चर्चा करने जा रही है जिसका संबंध केवल भारत से नहीं पूरी दुनिया से होने वाला है। और पूरी दुनिया 1800 ईस्वी से इंग्लैंड से लेते हुए रसिया को रौंदते हुए पूरे विश्व की सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करती हुई जो हमारी वैवाहिक परंपराएं हैं, वह कुछ परिवर्तनों के साथ, नई चुनौतियों के साथ हमारे पूरे जीवन में खड़ी हैं। बालक, वृद्ध, रोगी और समाज के सभी वर्गों से वैवाहिक इन तमाम चुनौतियों का संबंध है। और आज इसका ज्ञान संपूर्ण विश्व को हो, भारत को हो, आपको हो, इसलिए व्यास काशी आपके एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की वार्ता कर रही है और सामाजिक समरसता में सेंध लगा रही तमाम चुनौतियों को विराम देने में आप बल प्रदान करेंगे। और आज यह विषय एक चर्चा का विषय हो, बहस का विषय हो, क्योंकि यह समाज का विषय है और समाज में सबकी भागीदारी की आवश्यकता है और एक सकारात्मक भागीदारी की आवश्यकता है। अगर हम अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग अलापेंगे, अपनी छोटी छोटी बातों को लेके चलेंगे, तो निश्चित ही है कि विवाह हमारा एक आने वाले समय में हमारी सारी प्रगति, सारी उपलब्धियों, सारी वैज्ञानिक कार्यों पर पानी फेर देगा और हम ही नहीं रहेंगे, हमारा परिवार ही नहीं रहेगा, सामाजिक व्यवस्था ही नहीं रहेगी, तो सारी वैश्विक उपलब्धियां किस काम की। इसलिए आइए हम चर्चा करते हैं कि विवाह क्या था, उसमें कैसे परिवर्तन हुए और किस प्रकार से आज वैवाहिक चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। भारत को बचाना है तो परिवार बचाने होंगे, परिवार बचाने हैं तो विवाह बचाने होंगे, और विवाह बचाने हैं तो हम एक दूसरे को बदलने से अधिक एक दूसरे को समझने का प्रयास करना होगा। भारतीय चिंतन में विवाह केवल स्त्री और पुरुष के मध्य स्थापित एक सामाजिक संबंध नहीं रहा है, बल्कि यह धर्म, समाज और विधि द्वारा मान्य एक उत्तरदायित्वपूर्ण संस्था के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। इसका मूल उद्देश्य परिवार की स्थापना, संतति की निरंतरता, सामाजिक स्थिरता तथा जीवन मूल्यों का संरक्षण माना गया। भारतीय मनीषा ने विवाह को जन्म जन्मांतर के पवित्र बंधनों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। मानव जीवन के सुखद एवं सार्थक घटनाओं में विवाह का स्थान सदैव विशिष्ट रहा है। पाश्चात्य समाज शास्त्रियों ने भी विवाह की महत्ता को स्वीकार किया। उनके अनुसार विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश की एक सामाजिक संस्था है जो व्यक्तियों को उत्तरदायित्व, सहयोग और सामाजिक मान्यता प्रदान करती है। किंतु समय के प्रवाह में विवाह की अवधारणा में व्यापक परिवर्तन आया है। अनेक समाजों में यह संस्था अपने पारंपरिक उद्देश्यों से हटकर व्यक्तिगत आकांक्षाओं, व्यक्तिगत आकर्षणों तथा क्षणिक भावनाओं के प्रभाव में पुनर्परिभाषित होने लगी है। कहीं यह प्रेम और वासना के द्वंद्व के बीच सीमित होकर रह गई है, तो कहीं मात्र यौन संबंधों के नियमन का माध्यम बनकर अपनी व्यापक सामाजिक भूमिका खोती हुई दिखाई देती है। भारतीय परंपरा में मनु द्वारा प्रतिष्ठापित सामाजिक व्यवस्था और पश्चिमी एशियाई परंपराओं में हजरत मूसा द्वारा स्थापित विधि संरचनाएं ऐसे उदाहरण रहे हैं जिनका प्रभाव विभिन्न परिवर्तनों के बावजूद आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। मनु ने वर्ण और आश्रम व्यवस्था के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया था, जबकि मूसा की व्यवस्थाओं ने यज्ञ, बलि, विवाह, सामुदायिक संगठन और सामाजिक अनुशासन के माध्यम से समाज को संरचना प्रदान की थी। परंतु आधुनिक युग में विज्ञान, तर्क और प्रत्यक्षवाद के प्रभाव ने मानव जीवन की परिस्थितियों को तीव्र गति से परिवर्तित कर दिया है। आज का मनुष्य केवल धार्मिक या सामाजिक प्राणी नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक चेतना से संपन्न एक जिज्ञासु और प्रश्न को उत्पन्न करने वाला व्यक्तित्व भी बन गया है। प्रकृति उसके भीतर विविध मानसिक प्रवृत्तियों का संचार करती है, समाज उसे परंपराओं और मर्यादाओं से जोड़ता है तथा संविधान उसे समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित जीवन का मार्ग दिखाता है। विविधताओं से परिपूर्ण भारतीय समाज में आज पारिवारिक विवादों,
विशेषकर दाम्पत्य जीवन से संबंधित वादों की संख्या निरंतर बढ़ती दिखाई दे रही है। यह स्थिति उस समय अधिक चिंताजनक प्रतीत होती है जब भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है तथा संवैधानिक संस्थाएं भी निरंतर सुदृढ़ होने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे में यदि विश्व की सर्वाधिक युवा आबादी वाले इस राष्ट्र में वैवाहिक असंतोष, पारिवारिक विघटन और विवाह विच्छेद की घटनाएं बढ़ें तो इसके कारणों पर गंभीरता से विचार किया जाना हम सबका कर्तव्य है। यह समस्या केवल विधिक या सामाजिक नहीं है, इसके पीछे अज्ञानता, संवादहीनता, अपेक्षाओं का असंतुलन, सहमति का अभाव, जीवन मूल्यों में परिवर्तन तथा आधुनिक जीवन की जटिलताएं भी कार्यरत हैं। अतः विवाह विषयक विमर्श केवल भावनात्मक या परंपरागत आग्रह का विषय न होकर एक गंभीर सामाजिक समीक्षा का विषय बन गया है। इसी आवश्यकता की अनुभूति से विवाह संस्था पर पुनर्विचार और पुनर्मूल्यांकन का प्रयास आवश्यक प्रतीत होने लगा है। पुराणों ने गृहस्थ जीवन को धर्म साधना का आधार माना। इस प्रकार भारतीय वाङ्मय का विशाल भंडार विवाह को केवल सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि जीवन के संस्कारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित किया। भारत का विशाल हिंदू समाज भी समय समय पर अपनी सामाजिक संरचनाओं का आत्म परीक्षण करता रहा है। समाज में उत्पन्न कुरीतियों और विकृतियों को दूर करने के लिए अनेक महापुरुषों ने प्रयास किए। इन प्रयासों का एक प्रमुख उद्देश्य यह रहा कि विवाह जैसी मूलभूत संस्था सामाजिक विघटन का कारण न बने बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की स्थिरता का आधार बनी रहे। भारतीय परंपरा की दीर्घजीवी शक्ति इसी में निहित रही है कि इसने परिवर्तन को स्वीकार करते हुए भी अपने मूल जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया और आज तक सफल रहा। भक्ति साहित्य और संत परंपरा ने भी गृहस्थ जीवन और वैवाहिक मर्यादाओं को सम्मान दिया है। गोस्वामी तुलसीदास सहित अनेक संतों ने अपने साहित्य के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की गरिमा, पारिवारिक उत्तरदायित्व और मर्यादा की प्रतिष्ठा की। विशेषतः रामचरितमानस में राम और सीता के जीवन के माध्यम से वैवाहिक आदर्श, त्याग, निष्ठा, कर्तव्य और मर्यादा के अनेक आयाम उद्घाटित किए गए। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होता बल्कि दो परिवारों, दो संस्कारों और व्यापक सामाजिक उत्तरदायित्वों का समन्वय माना गया है। यही कारण है कि भारतीय चिंतन ने सदैव विवाह को विघटन की ओर नहीं बल्कि समन्वय की ओर, स्थायित्व की ओर और लोक मंगल की दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। विवाह विच्छेद अथवा दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न तनावों के कारण अनेक और जटिल हैं। विवाह विच्छेद या तलाक के मामले आज हमारे पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। अगर हम विवाह विच्छेद के उन कारणों पर ध्यान देंगे तो उसमें निकल कर आएगा कि कारण तो कुछ है ही नहीं, लेकिन बात का बतंगड़ इतना बना हुआ है, समाज इतना ज्यादा भ्रमित है, एक तरह से संकुचित हो गया है, चिंतित हो गया है। सभी महफिल में तो हंसते हैं लेकिन तन्हाई में रोते हैं वाली स्थिति में आते जा रहे हैं। इसलिए विवाह विच्छेद अथवा दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न तनावों के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो उनके कारण अनेक हैं और जटिल भी हैं। विचारों की भिन्नता, परस्पर उपेक्षा, संवादहीनता, चरित्रगत दुर्बलताएं, क्रोध करना, व्यंग्यात्मक व्यवहार, आर्थिक असमानता, रोजगार की अस्थिरता, संतान संबंधी चिंताएं, परिवारों का अनावश्यक हस्तक्षेप, दहेज प्रथा, दिखावटी सामाजिक प्रतिस्पर्धा, नशाखोरी, असंयमित जीवन शैली, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सामाजिक पूर्वाग्रह तथा आधुनिक जीवन की भाग दौड़, ये सभी किसी न किसी रूप में दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने लगी हैं। इसके अतिरिक्त आज का युवा वर्ग शिक्षा, रोजगार, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देने लगा है। यह परिवर्तन स्वाभाविक और आवश्यक भी है, किंतु जब व्यक्तिगत आकांक्षाओं और पारिवारिक उत्तरदायित्वों के मध्य संतुलन नहीं बन पाता तब वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न होने लगता है। कई बार बाह्य आकर्षण, अवास्तविक अपेक्षाएं, सामाजिक तुलना और तात्कालिक सुख की खोज में
भी संबंधों की स्थिरता को धक्का लगता है। समस्या का समाधान केवल परंपराओं की पुनरावृत्ति में नहीं है, अंधा अनुकरण से ग्रहण की गई आधुनिकता में है। आवश्यकता एक ऐसे मध्य मार्ग की है आज, जो भारतीय जीवन मूल्यों की गरिमा को बनाए रखते हुए भी वर्तमान पीढ़ी की आकांक्षाओं का भी सम्मान करे। और इस तरह से अगर हम देखें तो विवाह की सफलता का आधार सबसे पहले परस्पर सम्मान है। पति पत्नी एक दूसरे को बदलने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के विकास के सहयात्री हैं। सम्मान के बिना प्रेम स्थायी हो ही नहीं सकता, और प्रेम के बिना विवाह केवल औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है संवाद। अधिकांश वैवाहिक विवाद किसी बड़ी घटना से नहीं, बल्कि छोटी छोटी अनकही बातों के संचय से जन्म लेते हैं। यदि पति पत्नी नियमित रूप से एक दूसरे की भावनाओं, चिंताओं और अपेक्षाओं को सुनने का अभ्यास विकसित करें, तो अनेक समस्याएं प्रारंभिक अवस्था में ही समाप्त हो सकती हैं। तीसरा आधार विवाह के विघटन का सहनशीलता और सामंजस्य को लेकर के हम समझ सकते हैं। दो भिन्न परिवारों, संस्कारों और अनुभवों से आए पति पत्नी में पूर्ण समानता संभव कभी है ही नहीं। मतभेद तो स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक हैं, उन्हें विवाद का नहीं, संवाद का विषय बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक असहमति को संघर्ष में बदल देना परिवार को दुर्बल बनाता है, जबकि संयम और धैर्य से उसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है। एक चौथा पक्ष भी वैवाहिक विघटन के कारणों में है उत्तरदायित्व की साझेदारी। आधुनिक परिवारों में आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों का संतुलित विभाजन आवश्यक हो गया है। परिवार तभी स्वस्थ बनता है जब अधिकार और कर्तव्य दोनों साझा हों और दोनों पर लोग बहुत ही नियम और निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हों। पांचवा पक्ष है परिवार और समाज की सकारात्मक भूमिका। माता पिता, परिजन, समाज के वरिष्ठ सदस्य न्यायाधीश की भूमिका न निभाकर अगर मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं, नव दंपतियों की आलोचना से अधिक अगर उनका सहयोग करें, नियंत्रण से अधिक विश्वास करें उनमें, तथा हस्तक्षेप से अधिक अगर उनको संरक्षण देने लगें, तो विवाह विघटन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और विवाह विघटन के बढ़ते हुए मुकदमों की संख्या को रोका जा सकता है। वास्तव में विवाह की सफलता किसी एक व्यक्ति की विजय में नहीं, बल्कि दोनों के सामूहिक उत्कर्ष में निहित है। विवाह से हम उत्कर्ष देखें, न कि अपनी अपनी विजय। अच्छा दाम्पत्य केवल सुखी परिवार का निर्माण नहीं करता, बल्कि अच्छा दाम्पत्य एक स्वस्थ समाज की और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला बनता है। इसीलिए विवाह को अधिकारों और अपेक्षाओं के संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि सहभागिता, सहयोग और सहयात्रा के रूप में देखा जाना चाहिए। भारतीय परंपरा ने इसे संस्कार कहा। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सप्तपदी का अर्थ केवल 7 फेरे लगाना नहीं, 7 साझा प्रतिज्ञाएं हैं, और जिनको नव दंपति अपने जीवन में उतार लेने का प्रतिज्ञा लेते हैं। जिस समाज ने वर में विष्णु और वधू में लक्ष्मी का दर्शन किया हो, वह विवाह को केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं मान सकता था। हमारे शास्त्रों ने वर का सम्मान किया, वधू का सम्मान किया, कन्यादान का उत्तरदायित्व सबको समझाया, पाणी ग्रहण संस्कार के बारे में बताया, सप्तपदी की प्रतिज्ञाएं दिलवाई, दाम्पत्य को अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व के आधार पर चलने के लिए उसने प्रेरित किया। आज विवाह जल्दी क्यों टूट रहे हैं? यहाँ आप अगर सोचें तो सुनने की क्षमता कम हो गई है। अब तत्काल प्रतिक्रिया देने लगे हैं लोग। अपेक्षाओं का बोझ ज्यादा है। बहुत कुछ सोच रखे हैं एक उस नव वधू से या उस नव पति से। जीवन साथी से पूर्णता की आशा करने लगे हैं लोग। परिवार और व्यक्ति के बीच संतुलन का संकट उत्पन्न हो गया है। आर्थिक और व्यावसायिक दबाव भी हमारे विवाह विच्छेद में कारण बन रहे हैं। आत्म संयम और धैर्य की तो बिल्कुल कमी है, जबकि धृति क्षमा दमो संयम हिंदू जीवन पद्धति का सबसे मूल तत्व था। धृति ही धैर्य। इस खंड में किसी एक पक्ष का दोष अगर हम न दें, न तो पुरुष दोषी है, न तो स्त्री दोषी है, बल्कि दृष्टिकोण और जीवन शैली की विसंगतियां आज हमारी दोषी बन गई हैं। और अगर हम इसके समाधान के बारे में जाएंगे तो हमारे न्यायालयों से लेकर के सभी माननीय लोगों ने और विश्व के तमाम
ऋषियों ने हमको एक सूत्र दिया कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। प्रेम हमारा घट सकता है लेकिन सम्मान नहीं घटना चाहिए। जो बात 10 मिनट में सुलझ सकती है वही कई बार वर्षों का विवाद बन जाती है। सहभागिता के लिए विवाह होता है। व्यासकाशी की यह प्रस्तुति अत्यंत संवेदनशील रही है और समसामयिक भी रही है। यह केवल पति पत्नी के विवाद की बात नहीं थी, यह एक समाज की बात थी और भारतीय जीवन मूल्य संस्कृतियों परंपराओं के संरक्षण और उसके विश्व में योगदान की बात थी। और इसीलिए भारतीय चिंतन में विवाह को केवल सामाजिक अनुबंध नहीं माना गया, इसे संस्कार कहा गया। संस्कार का अर्थ ही होता है कि वह प्रक्रिया जो मनुष्य को अधिक उत्तरदायी, अधिक परिपक्व और अधिक संयमित बनाए। हमारे यहाँ विवाह केवल दो व्यक्तियों का साथ रहना नहीं था, यह दो परिवारों का मिलन था, दो संस्कारों का समन्वय था और दो जीवन यात्राओं का साझा कर्तव्य था, साझा संकल्प भी था। इसीलिए वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य विवाह की विस्तृत प्रक्रियाएं विकसित हुई। आज मैं किसी ग्राम प्रधान से, किसी पंचायत से, किसी न्यायालय से, किसी सरकार से और किसी सामाजिक संस्था से विशेष अपेक्षा नहीं कर सकता। अपने मंच के माध्यम से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि वे सभी लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारी प्रार्थना केवल उन युवकों और युवतियों से है, एक विनम्र प्रार्थना है कि विवाह की पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं अथवा बंध चुके हैं तो उसकी मर्यादा का पालन करें, त्याग करें। जीवन में ऐसा समय भी आ सकता है जब धन कम हो जाए, स्वास्थ्य साथ न दे, संतान प्राप्ति में विलंब हो जाए, व्यवसाय असफल हो जाए, दुर्घटना घट जाए, रूप सौंदर्य बदल जाए अथवा परिस्थितियां हमारी इच्छाओं के अनुरूप न हो। विवाह का वास्तविक परीक्षण उत्सव के मंच पर नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी होता है। नल दमयंती ने, द्रौपदी युधिष्ठिर ने, राम और सीता ने तथा अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि विवाह की कसौटियों पर उन लोगों ने अपनी कठिनाइयों के बीच भी विवाह को सही रखा। विवाह इस बात का नाम नहीं है कि हमें एक आदर्श जीवन साथी मिल गया। विवाह इस बात का नाम होना चाहिए कि हम एक वास्तविक मनुष्य के साथ जीवन बिताने का संकल्प ले रहे हैं। उस मनुष्य में गुण भी होंगे, सीमाएं भी होंगी, सफलताएं भी होंगी और कमियां भी होंगी। यदि केवल सौंदर्य के कारण विवाह हुआ है तो सौंदर्य बदल जाता है। यदि केवल धन के कारण विवाह हुआ है तो धन घट बढ़ जाता है। लेकिन यदि केवल आकर्षण के कारण विवाह हुआ है तो आकर्षण समय के साथ परिवर्तित भी हो जाता है। किंतु यदि विवाह परस्पर सम्मान, विश्वास, करुणा और उत्तरदायित्व पर आधारित है तो अनेक तूफानों को पार कर सकता है। भारतीय परंपरा ने शायद इसी भाव को व्यक्त करने के लिए सप्तपदी, आजीवन सहचर्य और जन्म जन्मांतर के बंधन जैसी अवधारणाएं विकसित की थी। इनका उद्देश्य दार्शनिक विवाद खड़ा करना नहीं था बल्कि मनुष्य को यह स्मरण कराना था, क्या विवाह इसलिए कठिन हो रहे हैं कि हमारे संस्कार कम हो गए हैं या इसलिए वे टूट रहे हैं कि हमने जीवन को आवश्यकता से अधिक जटिल बना दिया है। जिस विवाह का उद्देश्य दो परिवारों को जोड़ना था वह कहीं कहीं प्रदर्शन की प्रतियोगिता बनता जा रहा है। ऋण लेकर प्रतिष्ठा का प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग, सामर्थ्य से अधिक खर्च हो रहे हैं। सामाजिक तुलना के दिखावे की प्रवृत्ति अनेक परिवारों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव उत्पन्न कर रही है। विवाह के बाद नवदंपति जीवन की यात्रा प्रारंभ करें या ऋण चुकाने की चिंता करें, यह भी विचार का विषय है। इसी प्रकार समाज में भय, अंधविश्वास, त्वरित समाधान की मानसिकता से संकटग्रस्त परिवारों की विवशता का लाभ उठाकर अनेक प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। दुख की घड़ी में विवेक सबसे पहले कमजोर पड़ता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसे समय में समाज को भय नहीं, विवेक और विश्वास की आवश्यकता है। भ्रम नहीं, मार्गदर्शन देना चाहिए हमें। हम सबको भ्रमित नहीं बल्कि मार्गदर्शित करने का प्रयास करना चाहिए। हमें शोषण नहीं बल्कि सहारा देने की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। आज आवश्यकता किसी नए सिद्धांत की नहीं है, आवश्यकता है कि परिवार, समाज और व्यक्ति पुनः कुछ मूलभूत बातों को याद करें, सादगी से रहें,
संवाद बनाए रखें, संयम सीखें, परिश्रम करें, परस्पर सम्मान और विवेक से एक दूसरे का साथ दें। यदि प्रत्येक गांव, प्रत्येक मोहल्ले, प्रत्येक नगर में कुछ ऐसे सजग व्यक्ति खड़े हो जाएंगे तो टूटते परिवारों को उकसाने के बजाय जोड़ने का प्रयास होगा। अनेक संकट प्रारंभ होने के पहले ही समाप्त हो जाएंगे। समाज कानून से चलता है, परंतु समाज टिकता सद्भाव से है। न्यायालय विवाद का निर्णय दे सकता है, परंतु परिवार का पुनर्निर्माण केवल संवेदनशील मनुष्य ही कर सकता है। भारत की शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था, राजनीति या जनसंख्या में नहीं है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका परिवार तंत्र, उसका सामाजिक सहयोग और उसका जीवन दर्शन रहा है। यदि हम इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं तो भारत केवल स्वयं नहीं बचेगा, बल्कि विश्व को भी एक संतुलित दिशा देने में सक्षम होगा। विवाह बचाने का कार्य केवल न्यायालयों, कानूनों या उपदेशों तक सीमित नहीं है। यह तब होगा जब हम अपने जीवन में सम्मान को अहंकार से बड़ा समझेंगे, संवाद को विवाद से बड़ा समझेंगे और सहयोग को प्रतियोगिता से बड़ा मानना सीखेंगे। भारत को बचाना है तो परिवार बचाने होंगे, परिवार बचाने हैं तो विवाह बचाने होंगे, और विवाह बचाने हैं तो हम एक दूसरे को बदलने से अधिक एक दूसरे को समझने का प्रयास करना होगा। आपने हमें सुना, अच्छा लगा। सामाजिक समरसता की भूमिका में विवाह की इन भावनाओं को बल प्रदान करने के लिए आपको बाबा विश्वनाथ जी बुद्धि और विवेक दें। माता अन्नपूर्णा और गंगा माता आपको सद्भाव दें, सद्भाव से जीने और सद्भाव से जीने के लिए प्रेरित करने की भावना आप में जगे। हनुमान जी की अमोघ बल शक्ति आपको प्राप्त हो, आपकी झिझक दूर हो और आप उठ करके भारत के भविष्य को बचाने के लिए सन्नद्ध हो जाएं। इसी प्रार्थना के साथ एक बार पुनः विंध्याचल माता से भी आपके लिए शुभाशीष की कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम।